नमस्कार साथियों। आज मैं कोर सेक्टर विषय पर बात करना चाहता हूँ। कोर सेक्टर है क्या? कोर सेक्टर किसको कहते हैं और कोर सेक्टर होता क्या है? आज उस विषय पर बात करना चाहता हूँ। उसको जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, हम उनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम कोर सेक्टर पर चलेंगे। दरअसल जो इंटरमीडिएट पास किए हुए बच्चे होते हैं, जिन्होंने 12वीं पास कर ली है, वो बच्चे नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं या नौकरियों के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही पावरफुल होने वाला है, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा ये वीडियो पूरा देखें और आप जो नौकरियाँ देख रहे हैं, उस नौकरियों में आप कहाँ-कहाँ जा सकते हैं, ये मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आज जो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य है, वो यही है कि उन बच्चों को एक सही मार्गदर्शन उनको मिल सके और वो जिस क्षेत्र में जाना चाहें, उस क्षेत्र में जाएँ अपनी योग्यता अनुसार। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो कोर सेक्टर में रोजगार के अवसर। इस विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ। इनको समझने के लिए, कोर सेक्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था 3 भागों में बटी होती है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र, जैसे हमने यहाँ पे बता रखा है, ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र, ये हमारा द्वितीयक क्षेत्र और ये हमारा तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कि हम देखेंगे, ये कृषि है, वन है, मछली पालन है और ये खनन है। ये क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में रखे गए हैं। इसका कारण क्या है? कारण है, ये वो क्षेत्र हैं जो डायरेक्ट प्रकृति से संचालित होते हैं। जैसे हम कृषि की बात करें, तो कृषि का जो पूरा फोकस है वो प्रकृति से है डायरेक्ट, और प्रकृति में हम खेती करते हैं। गेहूँ, बाजरा, मक्का, ज्वार, जो भी कुछ उगाना चाहें वो हम डायरेक्ट ज़मीन से, पृथ्वी से उगा लेते हैं और कृषि क्षेत्र को हम जीवन योगदान देते हैं। दूसरा है वन। वन भी क्या है? डायरेक्ट पृथ्वी पर उगते हैं और अपना प्रगति में कामयाब मतलब हो जाते हैं। तीसरा है मछली पालन। मछली पालन भी हम जो है, तालाब में मछली हैं, समुद्र में मछलियाँ, उनको निकाल लेते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं, वो भी हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। मतलब जो क्षेत्र प्रकृति से डायरेक्ट संचालित होते हैं या पृथ्वी से डायरेक्ट संचालित होते हैं, उनको हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। ऐसे ही ये खनन है। खनन जैसे लोहा निकालना हो ज़मीन से, या फिर जो है सोना निकालना हो, चांदी निकालना हो, कोयला निकालना हो, पेट्रोलियम निकालना हो, तो वो डायरेक्ट हम पृथ्वी से निकाल लेते हैं। तो हम इसको भी जो है क्योंकि ये प्रगति से जुड़ा हुआ है, प्रगति ही जो है प्राथमिक क्षेत्र, और प्रकृति बोलें या उसको पृथ्वी से बोलें, वो डायरेक्ट वहाँ से संचालित होते हैं, तो हम इनको प्राथमिक क्षेत्र में रख देते हैं। अब द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं। द्वितीय क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसमें वस्तुओं का निर्माण होता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में हमने कृषि रहा, कृषि से हमने अनाज पैदा किया। अब उसी अनाज से, उसी गेहूं से हम जो ब्रेड बना रहे हैं, तो वो एक कंपनी में बनाएंगे। तो जहाँ पे उद्योगों का निर्माण होता है, वस्तुओं का निर्माण होता है, जहाँ पे उद्योग, जितने भी उद्योग हैं, वो सारे के सारे द्वितीय क्षेत्र में जाते हैं। अब अगला है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र से चीजें गई द्वितीय क्षेत्र में, और द्वितीय क्षेत्र में वस्तुएं बनी, और उन वस्तुओं को हम तक, यानी किसी ग्राहक तक या किसी परिवार तक अगर पहुंचाना हो, तो हमें क्या चाहिए? एक वाहन चाहिए, ट्रक चाहिए। ट्रक में सामान भरेंगे और सामान भर करके हम जो है उनको छोटे डीलरों पे, और छोटे डीलर आपको आपके घरों में पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से जिस चीज़ों का हमें जो सेवा चाहिए, जैसे हमने बस की सेवा ली या ट्रक की सेवा ली, तो वो हमारा हो जाता है सेवा क्षेत्र। यानी कि ट्रक जितना है, बस जितना है, और ये सारी चीज़ें हैं तृतीय क्षेत्र में आ जाती हैं। व्यापार हुआ, बैंकिंग हुआ, अगर उसका वही खाता रखना हो, बैंक पैसे का लेन देन करना हो, तो वो भी जो किस में आ जाता है? तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। जैसे यातायात तो अभी मैंने बता दिया है, जैसे ट्रकों में माल जा रहा है, रेलगाड़ियों से माल जा रहा है। और ये पर्यटन है, पर्यटन भी तृतीय क्षेत्र में आता है। ये आप टूर पे जाते हैं, टूर पे किसके द्वारा जाएंगे? बसों के द्वारा जाएंगे, जाहिर सी बात है। संप्रेषण है
किसी को सूचनाएं पहुंचानी हो, जैसे मैं अपनी वीडियो अपना कुछ मैं मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं रहा, अपना वीडियो बना के और आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। तो ये क्या, ये एक संचार है, संप्रेषण है, अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचाया है मैंने। तो ये भी क्या है, एक सेवा क्षेत्र है। मनोरंजन है, मनोरंजन के साधन होते हैं, वो भी एक सेवा क्षेत्र ही है। लोक प्रशासन, लोक प्रशासन में आप जैसे डीएम है, एसडीएम हो, और जितना क्लर्क हो, पुलिस वाले हो, रेलवे हो, मतलब रेलवे में मतलब नौकरी करने वाले हों, वो सारे के सारे जो है वो लोक प्रशासन में आ जाते हैं। न्याय, आप जज हैं या वकील हैं, या इसमें न्याय विभाग में जितने भी नौकरियां हैं वो सारी की सारी सेवा क्षेत्र में। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर हों, हाँ, नर्स हों आपकी, ये सब स्वास्थ्य विभाग में, ये सब जितने भी सेक्टर है, ये जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा सेवा क्षेत्र है। शिक्षा है, एजुकेशन है, जैसे मैं भी अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, अपने ज्ञान को आप लोगों तक देना चाह रहा हूँ, या अपनी बात को आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, तो वो शिक्षा है, एजुकेशन है, तो वो भी आपका सेवा क्षेत्र है। सूचना है, सूचना भी सेवा क्षेत्र है। तो इस तरह से ये हमारा सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र कुछ भी बोल सकते हैं। आप देखेंगे कि 1951 में जो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सेदारी था वो 59% था। प्राथमिक क्षेत्र का जो हिस्सेदारी था 1991 में वो 59% था। द्वितीय क्षेत्र की जो हिस्सेदारी थी 51 में वो 14% थी, और तृतीय क्षेत्र की जो हिस्सेदारी थी वो 27% थी, केवल 27%। अब ये आज के दौर में 2020 में ये जो प्राथमिक क्षेत्र है वो सिमट करके केवल 16% रह गया है। आपको कहीं कहीं 15% भी मिलेगा पढ़ने को। ये द्वितीय क्षेत्र में जो इसकी हिस्सेदारी द्वितीय क्षेत्र की जो रह गई है जीडीपी के अंदर, वो 2020 में केवल 31% शेष रह गया है। मतलब ये बढ़ा है, शेष नहीं है, बढ़ा है। तृतीय क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और वो हो गई है 53%, 54, 55% के आसपास ये अभी हमारा चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र में जो बढ़ोतरी हुई है ना, 27% से आपका 53%, मतलब 53% हो गया है। बताइए, यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। और प्राथमिक क्षेत्र में आप देख रहे हैं 59% से केवल 16% पर सिमट के रह गया है। ये क्षेत्र लगातार घटता जा रहा है और ये क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। और द्वितीय क्षेत्र 14% से 31% पर हो गया है। इसका मतलब ये द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में हमारी वृद्धि हो रही है। देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा जो देश भारत है वो लगातार विकसित राष्ट्र से विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है। जिस देश में ये प्राथमिक क्षेत्र का भागीदारी ज़्यादा होता है वो कम विकसित क्षेत्र होता है, कम विकसित कंट्री होता है। और जिस क्षेत्र में सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र बढ़ते हैं उस क्षेत्र में, मतलब उस राष्ट्र का जो जीडीपी में योगदान अगर इन द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का बढ़ता है तो ये समझा जाता है कि ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है। तो वही हमारे भारत की ओर है। हमारा भारत आज की दौर में 2020 में ये 16%, प्राथमिक क्षेत्र 16% रह गया। ये द्वितीय क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ये 31% तक पहुंच गया है। और तृतीय क्षेत्र जो कि 27% से अब जो है 53% पहुंच चुका है। हम कह सकते हैं कि भारत लगातार विकसित देश की ओर अग्रसर है। अब बात मेरा जो इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो मैं आप लोगों को अब उस टॉपिक, मतलब उस व्यू पे आ रहा हूं, आप उसको समझने की कोशिश करें। आप ये देख रहे हैं कि अभी जो इंटरमीडिएट किए हुए बच्चे या बीए किए हुए बच्चे, ज़्यादातर उन लोगों की जो मांग होती है वो ये होती है कि मैं या तो डॉक्टर बनूंगा, या मैं एक पीसीएस या आईएएस ऑफिसर बनूंगा, या फिर मैं दरोगा बन जाऊंगा, आर्मी में चला जाऊंगा। लेकिन एक छुपा हुआ क्षेत्र है जिसमें मेरा मोटिवेशन ये है कि वो आप उस क्षेत्र की तरफ कदम बढ़ाइए जिस क्षेत्र में मैं आपको भेजना चाहता हूं। वो जो क्षेत्र है वो है आपका कोर सेक्टर। अब आप कहेंगे सर ये मतलब इस क्षेत्र में आप क्यों भेजना चाहते हैं? मैं इस वजह से भेजना चाहता हूं कि ये जो कोर सेक्टर है
कोर सेक्टर हमारे देश का रीढ़ की हड्डी है। जैसे मानव शरीर का रीढ़ की हड्डी होता है, मतलब मानव शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है वो पूरे मानव शरीर को संतुलित करती है, ऐसे ही किसी भी देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होता है कोर सेक्टर। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होता है आपका कोर सेक्टर। अब एक इस पर भी नज़र डाल लेते हैं, ये क्या है। देखिए, कोर सेक्टर में पहले बिजली, आप बिजली को समझ लीजिए। बिजली क्या है? बिजली बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस बिजली के बिना ये तीनों क्षेत्र बेकार है, समझ रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र में भी आपको बिजली की आवश्यकता होगी, द्वितीयक क्षेत्र तो पूरा बिजली पे ही डिपेंड है। जब तक उसमें बिजली नहीं होगी उद्योग में आप मशीन चलाएंगे कैसे। और तृतीयक क्षेत्र में आप जानते हो, तृतीयक क्षेत्र में कोई भी आप लोक प्रशासन उठा लो, चाहे न्याय उठा लीजिए, चाहे संप्रेषण या यातायात उठा लीजिए, बिना बिजली के आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। चाहे व्यापार आपको करना हो तब भी बिजली चाहिए। और सबसे ज़्यादा बिजली कंज्यूम होती है आपके उद्योग क्षेत्र में, तो बिजली के बिना कुछ नहीं है। तो बिजली हमारा एक आधार है, मतलब हमारे एक पिलर है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक पिलर है। बिजली नहीं होगी तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिजली के बिना हमारा जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा। हम हर घर में बिजली है, आज डिमांड है बिजली की, बिजली होनी चाहिए। दूसरा है आपका लोहा। हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं, ये खनन पृथ्वी के अंदर से निकालने वाली चीज़ें। जैसे जिसमें लोहा है, आपका पेट्रोलियम है, कच्चा तेल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है। ये जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक ये सीधे सीधे ज़मीन से निकालने वाले, खनन करने वाले हैं। इन खनन ज़मीन से निकालने वाले, खनन करके जो निकालते हैं, ये आप लोहा समझ लिए। लोहे के बिना तो कुछ भी नहीं है भाई। लोहा आप समझ रहे हो, लोहा के बिना तो कुछ भी नहीं है। आप हर घर में लोहा लग रहा है, हर मशीन लोहे की बनी हुई है, हर चीज़ लोहे की ही है। आप आँख से जब जहाँ देखेंगे वहाँ लोहा आपको दिखाई देगा। तो आप देखिए कि लोहे का आज जो पार्टिसिपेशन है वो इंडिया के अंदर कितना है और हमारी इकोनॉमी में कितना है। तो बिना लोहे के कुछ नहीं है। ये हमारा एक आधार है, हमारी अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार है। तीसरा आप देखेंगे पेट्रोलियम। जितना भी सेवा क्षेत्र में गाड़ियां दौड़ रही हैं पटरियों पे या बस उस पर रोडों पर, तो आप देख रहे हो क्या पेट्रोल के बिना और उसके बिना चल पाएंगे? डीजल के बिना चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, सब पूरा ठप हो जाएगा। एक दिन हड़ताल हो जाती है तो पूरा देश के नेता और IAS PCS ऑफिसर सब घबरा जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। तो आप समझ रहे हो कि पेट्रोल के बिना कुछ नहीं है। कच्चा तेल, कोयला, ये कोयला के बिना तो मतलब पूरी ऊर्जा ही भाई, ऊर्जा ही खत्म हो जाएगी। जब ऊर्जा ही नहीं है तो ये षड्यंत्र जो नाभिकीय संयंत्र चल रहे हैं वो कैसे चलेंगे? कोयला नहीं होगा तो फिर बिजली भी कैसे बनेगी? आप जानते हो बिजली नहीं बनेगी, लोहा भी नहीं पकेगा, लोहा नहीं पकेगा तो कोयला हमारा एक आधार है, हमारी इकोनॉमी का आधार है। प्राकृतिक गैस हुई, जैसे CNG है आपके घरों में, अब तो घर घर गैसें हैं। फिर आपका है सीमेंट की डिमांड तो बहुत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसका तो ये हाल है कि आजकल जितना भी ग्रोथ अगर हो रही है तो वो सीमेंट की देन है। अगर सीमेंट नहीं होती तो आज जो हम इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना पा रहे हैं वो शायद हम इतना जो खूबसूरत नक्शा हमने भारत का तैयार कर दिया वो नहीं बन पाता। और बड़ा बड़ा बिल्डिंग और बड़े बड़े पुल हैं वो हम जो है कभी नहीं बना पाते। और अब बात आती है उर्वरक। जो हमारा उर्वरक के बिना तो हमारा ये कृषि क्षेत्र है वो बिल्कुल सूना है। तो आप समझ सकते हैं ये वाले जो हमने क्षेत्र बताए हैं, बिजली, लोहा, पेट्रोलियम, कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक, ये हमारे सभी के सभी हमारे कोर सेक्टर के हैं और इनके बिना हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से शून्य है। आज जिस किसी से भी बात करो वो यही कहता है कि मैं या तो IAS PCS ऑफिसर बनूंगा, पुलिस में जाऊंगा, आर्मी में जाऊंगा, या कहीं जाके जज बन जाऊंगा, कहीं जो है डॉक्टर बनना है मुझे, कोई टीचर बनना चाहता है। आखिर उन लोगों के दिमाग में बस यही क्यों भरा रहता है कि मैं यही बनूंगा? अरे और भी क्षेत्र हैं जो सूने हैं और वहाँ पे लोग ऊर्जावान और काम करने वाले लोगों की बहुत आवश्यकता है और अच्छे पढ़े लिखे लोगों की वहाँ पे बहुत अच्छी
ज़रूरत है वहाँ पे। और आज मैं वो सेक्टर आपको दिखाना चाहता हूँ जिसे मैं कोर सेक्टर कह रहा हूँ। ये यहाँ पर नौकरियाँ करने वालों की और जो मेहनत से काम करना चाहते हैं, उन लोगों की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और ये जो क्षेत्र हैं, ये बहुत ही किफ़ायती और आपके जीवन को सुधारने वाले क्षेत्र हैं। तो आपको फिर इन सेवा क्षेत्र में आप जाते हैं, आप डीएम बन गए, एसडीएम बन गए, या नर्स बन गए, डॉक्टर बन गए, जज बन गए। आप इनकी बजाय अगर आप जो है इधर मूव करेंगे, तो ये मेरा प्रयास सार्थक होगा। आइए हम इनको समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या है, और इनमें जो कंपनियां भारत में जो कंपनियां इनमें कार्यरत हैं, हम उनको समझेंगे कि भारत में जैसे बिजली बनाने वाली कंपनी, कौन कौन सी कंपनियां कार्यरत हैं। लोहे में लोहे का खनन करने वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं, पेट्रोल निकालने वाली कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं। कोयला कोयला कौन कौन कंपनियां कोयला निकालती हैं हमारे भारत देश में। ये प्राकृतिक गैस और सीमेंट और उर्वरक, इन क्षेत्रों में कौन कौन सी कंपनियां कार्यरत हैं हमारे भारत के अंदर, और हम उन कंपनियों में आवेदन कैसे करें, हम उन कंपनियों तक कैसे पहुंचे। क्योंकि हमें ये इकोनॉमी का 40% जब ये क्षेत्र हमारा दे रहा है, इकोनॉमी का 40% जब ये वाला क्षेत्र कवर कर रहा है, तो हमारा मोटो होना चाहिए कि हम इस क्षेत्र में जाएं। और जबकि ये क्षेत्र आधार है, पिलर है हमारी अर्थव्यवस्था का, तो हम क्यों नहीं इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं भाई। हमें इस सेवा क्षेत्र को छोड़ करके इधर मूव करने में क्या दिक्कत है। हमें यहाँ पर जितने भी ऊर्जावान व्यक्ति हैं, मैं तो उनसे, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बेकार या घिसे पिटे लोग ही जाते हैं। यहाँ पे टॉप मोस्ट साइंस वाले बैकग्राउंड के बच्चे, जियोलॉजी बैकग्राउंड के टॉप मोस्ट बच्चे यहाँ पर लिए जाते हैं। और इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है मालूम है, बहुत ही टिपिकल होता है। और जहाँ टिपिकल है वहाँ आनंद है। इनकी सैलरी भी यहाँ पर, एक अगर मजदूर भी काम कर रहा है तो उसकी सैलरी कम से कम 60,000 रुपये पर मंथ का है। आप यकीन मानिए, यहाँ पर तो आपको क्या है, ये 20,000 रुपये में पुलिस वाला मिल जाएगा आपको 25,000 रुपये में। हाँ, आप कहीं जाओगे, ये टीचर मिल जाएगा आपको 50,000 से स्टार्ट होता है आपका। लेकिन यहाँ पे एक मजदूर भी होगा ना, तो उसको भी 60,000 रुपये सैलरी देती है सरकार। और यहाँ पे आप कोई उद्योग लगाएंगे, उद्योग, आपके पास पैसा नहीं है भाई, गरीब घरों के बच्चे हैं, पैसा नहीं है। कुछ अमीर बच्चे हैं, मैं मतलब उससे एग्री हूँ, अमीर बच्चे भी हैं, वो अपना बिजनेस चला लेते हैं, कंपनियां खोल ली, काम चल गया, बढ़िया। अगर जो गरीब बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास के भी बच्चे हैं, वो भी उद्योग में नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना पैसा, इतना पूंजी नहीं होता है कि वो इसमें लगा सकें। और फिर उसका रिस्क, जोखिम, सबसे बड़ी बात है जोखिम उठाना। और जोखिम हर किसी के बस की बात नहीं है, जोखिम जो उठा सके। अब किसी पे अरबों खरबों की जायदाद है, दौलत है, तो वो जोखिम तो उठा सकते हैं। उनका 1-8 करोड़ रुपए बह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दिया, उसमें से वो कमा रहे हैं। लेकिन ये गरीब घर का बच्चा, जिसके पास 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, वो तो 10 लाख रुपए भी मिल जाए तो ये समझो कि पूरी गंगा नहा लिए भाई। 10 लाख रुपए उनके लिए तो ये समझो कि वो तो अंबानी हो जाते हैं पूरे, ये समझ लीजिए। तो वो अगर इसमें लगा देंगे 10 लाख रुपए, और आप जानते हैं कि 10 लाख रुपए में ना तो कोई कंपनी स्टार्ट होती है, हाँ, तो आप समझ सकते हैं गरीब घर का बच्चा ये चीज़ें तो नहीं कर सकता, उद्योग तो नहीं लगा सकता, ये निश्चित है। हाँ, वो सेवा क्षेत्र में जा सकता है, पुलिस वाला बन जाए, आर्मी में चला जाए, हाँ, और मेहनत अगर कर ले अच्छा, तो वो जज भी बन सकता है, आईएएस पीसीएस ऑफिसर भी बन सकता है। उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, बीए पास कर ले और अपना तैयारी कर ले और एसडीएम बन गए, तो ये सब चीज़ें तो हो जाती हैं। लेकिन अगर और अच्छा मेहनत करे, जैसे जिसने भूगोल पढ़ लिया, अच्छा भूगोल का ज्ञाता है, तो वो इस क्षेत्र में, मैं तो प्रमोट करूँगा कि आप इस क्षेत्र में जाएं, क्योंकि ये कोर सेक्टर हमारा इकोनॉमी का रीढ़ है। और अगर यहाँ पे अच्छे ऊर्जावान और पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति अगर यहाँ पे जाता है, और कंपटीशन भी बहुत, ऐसा नहीं कि नॉर्मल हो, बहुत हाई है, यूपीएससी भी इसकी तैयारी कराता है, यूपीएससी के थ्रू भी इसमें जाते हैं, क्योंकि ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, कोर सेक्टर की कंपनियां। तो हम उन कंपनियों को देखेंगे कि इनमें जो कंपनियां कार्यरत हैं, उस कंपनियों को मैं यहाँ बताने की कोशिश करूँगा कि इन लोहे में कौन कौन सी कंपनियां, बिजली में कौन कौन सी कंपनियां हैं, सीमेंट में कौन कौन सी कंपनियां हैं,
जिनमें हम जो किस तरीके से प्रोसेस के जरिए जा सकते हैं वो यहाँ मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो अभी आइए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं बिजली। बिजली क्षेत्र में जो जो कंपनियां कार्यरत हैं हम उनकी चर्चा करते हैं। देखिए बिजली, ये जो हमारा कोर सेक्टर का है, इस बिजली के क्षेत्र में जो जो कंपनियां कार्यरत हैं उनमें एनटीपीसी है। एनटीपीसी सब लोग जानते हैं, एनटीपीसी का नाम सबने सुना होगा। एनटीपीसी का जो पूर्व नाम था वो था राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। बोर्ड पे मुझे मालूम है आप लोगों को स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं हूँ बताने के लिए। जहाँ जो चीज़ें लिख रही हैं वो मैं बोलता जा रहा हूँ। अगर समझ में ना आ रहा हो, अगर मेरी आवाज़ समझ में आ रही होगी तो वो समझ में आ जाएगा। बोर्ड पे आप ज़्यादा गौर ना दें कि बोर्ड, क्योंकि बोर्ड पे जो है इस तरह से छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, मेरी नज़र से देखिए, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि यह कहाँ क्या लिख रहा है और वो आप समझने का प्रयास करिए। इसमें जो दूसरी कंपनी है वो है राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनएचपीसी। एनएचपीसी भी, ये भी बिजली निर्माण का कार्य करती है। तीसरी है भारतीय नाभिकीय शक्ति निगम, एनपीसीआई। एनपीसीआई भी जो है वो बिजली निर्माण का कार्य करती है। और चौथी है भावनी। ये जो चार कंपनियां हैं ये टॉप मोस्ट कंपनियां हैं जो बिजली निर्माण के क्षेत्र में कार्य करती है। अब इन जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों को जो चलाने वाली संस्था है उसको हम कहते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इन विद्युत बनाती हैं कंपनियां, उन कंपनियों को हैंडल करता है यानी चलाता है। और ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारे राष्ट्रीय ग्रिड जो होता है, ग्रिड जो बोलते हैं बिजली जिसमें तैयार होती है, तो उस राष्ट्रीय ग्रिड का विकास करता है और राज्यों के बीच विद्युत पारेषण का जो जिम्मेदारी है वो भी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर बनी हुई है। अगला सेक्टर आता है लोहा। अब हम लोहे पर चर्चा करेंगे। ये लोहा है, लोहे की जो कंपनियां हैं उनमें कौन कौन सी कंपनी कार्यरत हैं, अब उनको देखते हैं। अगला है लोहा। और लोहा पेट्रोलियम, कच्चा तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस, ये हम इनको एक साथ ले रहे हैं क्योंकि ये सारी की सारे जो है खनन के द्वारा ही हमको प्राप्त होते हैं। तो आइए इनको देखते हैं। इधर मैंने लिखा है खनन। ये कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और लिग्नाइट, ये हमारे ईंधन हैं। ये इनमें से ये जो तीन हैं, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ये हमारे कोर सेक्टर के क्षेत्र हैं। ये हमारे ईंधन हैं। और ये जो तांबा, सोना, लोहा, जिसमें लोहा, ये जो लोहा है ये हमारा कोर सेक्टर का क्षेत्र है। लोहा, जस्ता, शीशा, ये सभी के सभी धात्विक हैं और पृथ्वी के अंदर से खनन के द्वारा निकाले जाते हैं, इसलिए मैंने इनको खनन में रखा है। इसके बाद है हीरा, जिप्सम, चूना, पत्थर। ये हीरा, जिप्सम और चूना पत्थर जो है ये अधात्विक हैं और ये भी खनन के द्वारा निकाले जाते हैं। हम देख रहे हैं कि जो खनन के द्वारा निकाले जाते, पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं हम, और उनमें जो कंपनियां कार्यरत हैं उन कंपनियों को हमको पढ़ना है, उन कंपनियों को हमको जानना है कि इनमें जो कंपनियां कौन कौन सी कार्यरत हैं और इन कंपनियों में हम किस प्रकार जा सकते हैं। ये हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम इन कंपनियों में अपना नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये खनन में ये ईंधन है, ये कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, लिग्नाइट। धातुओं में तांबा, सोना, लोहा, जस्ता, शीशा है। ये हीरा, जिप्सम, चूना पत्थर, ये धातुक है। अब बात करते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये पृथ्वी के अंदर से मिलती हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर नदियों का किनारा हो या पर्वतीय श्रृंखला हो, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। और जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम आपने देखा होगा समुद्र के किनारे ही पाया जाता है, चाहे वो अंकलेश्वर वाला इलाका हो गुजरात के अंदर। तो और ये कोयला है, कोयला आपका छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर मिलता है। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस समुद्र के, हमारे भारत के जो किनारे हैं समुद्र वाले, वहाँ मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। पेट्रोलियम भी सेम हालत में वहीं पर ज़्यादातर मिलता है समुद्र के किनारे।
तांबा सोना है, सोना आपका कोलार में मिल जाता है कर्नाटक में। तांबा तांबा ये राजस्थान में खेतड़ी में ज़्यादा मिलता है। ये लोहा 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 जो है आपका, ये छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, ये छोटा नागपुर वाला जो पठार है वहाँ पे ज़्यादातर मिलने की संभावना है। और आपका हीरा, जिप्सम, चूना पत्थर ये राजस्थान की साइड में आपको ज़्यादातर मिल जाएंगे, अरावली पर्वत पर्वत श्रृंखला के आसपास जो है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें खनन के द्वारा निकाली जाती हैं, और इनमें जो खनन में खनन खनन जो किया जाता है, भारत सरकार जो हमारा खनन करती है, इन्होंने एक कानून बनाया था जिसको हम MMDR बोलते हैं। MMDR क्या है कि बेसिकली ये खदान कानून है, ये खदान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम जिसको बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MMDR। ये 1957 से लगातार चालू है, और इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि यही कानून जो है चलता रहा है। इनमें जब भी हमको जरूरत पड़ी है खनन नीति के अंदर, हम इसमें संशोधन करते रहते हैं, हमारी सरकार इसमें संशोधन करती रहती है। इसमें जो हम कहीं भी जैसे खनन करने जाएंगे, चाहे वो कोई भी राज्य हो, वहाँ पे अगर हमारी कंपनियां खनन करती हैं तो उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। चुनौतियां क्या आती हैं कि सबसे पहले देखा जाए तो अन्वेषण की चुनौती आती है, कि अन्वेषण यानी खोज। वहाँ पे हमारा जो, हम जिस उत्पाद को, इन उत्पादों को, जैसे ईंधन है, धात्विक है, अधात्विक है, इन उत्पादों को अगर हम उस जमीन में खोजना चाहते हैं कि वो कहाँ हैं, तो अन्वेषण की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो आज का जो छात्र है, वो साइंस में तो जा रहा है, आर्ट भी लेता है, लेकिन क्या है कि उनका जो लक्ष्य है वो केवल SDM बनना है, DM बनना है, पुलिस में जाना है, दरोगा, आर्मी, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, यहीं तक सिमट के रह जाता है। ना तो बच्चा इधर की तरफ सोच पाता है। आज के किसी भी इंटर पास बच्चे को अगर मैं कहूँ कि आपने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्या इसका नाम सुना है, तो शायद वो कहते हैं ये क्या होता है। तो बड़ा अचंभा लगता है कि ये मतलब क्या है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हम उसको जो है कभी ONGC में भेजना चाहें कि ONGC में जाओ बेटा, वहाँ अपना कैरियर खोजो, तो ना तो उसको ONGC पता है कि क्या, क्योंकि उससे उसका कोई वास्ता नहीं है। क्या है कि वास्ता पड़ता है दरोगा से, वास्ता पड़ता है SDMO से, वास्ता पड़ता है जज से। जब कोई वो क्रिमिनल केस में फंसे, या कहीं जो है आप जा रहे हैं, पुलिस वाले आपको आम उसमें मिल जाएंगे रौब झाड़ते हुए, तो आपको लगता है कि बस यही नौकरी चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ना हमें आर्मी में, बस आर्मी में जाना, तो वहाँ आर्मियों की खबरें छपती रहती हैं कि ये आज हमारे भारत देश ने इसके साथ लड़ाई कर दी है, तो वहाँ खबरें जब अखबार में पढ़ लेते हैं, अखबार हर घर में पहुँचता है, तो उससे प्रभावित हो जाता है, तो वो भी सोचता है कि बस आर्मी में जाऊँ। लेकिन इसके अलावा भी ये जो क्षेत्र है, मैं जो बता रहा हूँ, ये जो कंपनियां हैं, कंपनियों में इन क्षेत्रों में अगर खनन क्षेत्र में आप जाएंगे, तो खनन क्षेत्र में तो बहुत सारी संभावना है, इधर आपका मोटिवेशन होना चाहिए। तो क्या है कि खोज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जब हम चुनौती की बात कर रहे हैं, तो उसमें खोज की चुनौतियां आती हैं। और उसमें क्या है कि जियोलॉजी, जो भूगर्भ विज्ञान के पढ़े हुए छात्रों ने, जिन्होंने MSc 60% से ऊपर की होती है, MSc जियोलॉजी से 60% से ऊपर की होती है, तो वो इन कंपनियों में अन्वेषक के रूप में रख लिए जाते हैं, और वो खोज करके बताते हैं हमारी पृथ्वी, क्योंकि उन्हें भूगर्भ विज्ञान अच्छी तरह पढ़ा होता है, तो पृथ्वी के अंदर में क्या हो रहा है, क्या नहीं, कहाँ मिल सकता है, कहाँ नहीं, तो वो उनको सारी जानकारियाँ होती हैं। इनमें दूसरी चुनौती आती है विस्थापन की। विस्थापन क्या है कि जैसे अभी छत्तीसगढ़ का मामला हो, छत्तीसगढ़ में क्या है कि अभी कुछ लोग हैं, और वहाँ पे बनों में कुछ उन्हें पाया है, वहाँ पे खोज चल रही है, तो वो वहाँ से क्या है कि उन लोगों को विस्थापित करना चाहते हैं। और जब वो विस्थापित उनको कर देंगे, तो जाहिर सी बात है उन लोगों के सामने आजीविका का भी जो जरिया है, वन, वो उनसे छूट जाएंगे, और वो कहाँ रहेंगे, ये सारी प्रॉब्लम हैं, और वो उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकारें भी उनकी ओर ध्यान दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारें ध्यान नहीं देती हैं, ध्यान देती हैं, लेकिन विस्थापन की समस्या उनके सामने जरूर आती है। स्थानीय लोगों का प्रतिरोध भी झेलना पड़ता है राज्य सरकार को नहीं, मतलब कंपनियों के लोगों को ज़्यादा झेलना पड़ता है, लेकिन राज्य सरकार उनके सपोर्ट में रहती है भाई, और उनका सॉल्यूशन कराने के लिए तत्पर भी रहती है। मानवाधिकार मुद्दे, जब बहुत बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा, लाखों लाखों लोग जो जाएंगे वनों से, जहाँ पे या सोना मिला है, अब सोना जहाँ मिलता है, तो वहाँ से भी लोग जो है सब जो जाने की कोशिश करते हैं, तो उनमें
मानवाधिकार वाले भी अधिकारी आज सामने आके खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे क्या है कि हमारा जब खनन रुक जाएगा तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो हमारी सरकारें वो दोनों चीज़ें देखती हैं कि नुकसान भी कम हो, नुकसान तो होता है चाहे इधर हो चाहे उधर हो, लेकिन नुकसान कम हो, हम इस ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि नुकसान कम हो और अपना काम चल जाए। प्रदूषण वाली समस्या भी आती है, जब खनन होता है तो आप प्रदूषण होना स्वाभाविक है, उसको भी कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि पशु आवास, जहाँ जैसे शेर चीते रहते हैं तो वहाँ पे पशु का आवास भी जो है डैमेज होता है, वो ख़त्म हो जाता है। वनों की कटाई से आप जानते हैं, वनों की कटाई होगी तो और ज़्यादा प्रदूषण वहाँ पे फैलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हमको फेस भी करनी पड़ती हैं, चुनौतियाँ हम इन खनन कंपनियों को फेस करनी पड़ती हैं। तो अब ये जो कंपनियां हैं, अब मैं इन कंपनियों के बारे में बात करना चाहता हूं कि ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां हैं कौन कौन सी बेसिकली। इनमें सबसे पहले है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम जीएसआई बोलते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये खनन के मामले में बहुत अच्छी है, और यही जो है हमें अन्वेषण किसी पृथ्वी में कहाँ पेट्रोल है, कहाँ कोयला है, कहाँ लोहा है, कहाँ तांबा है, ये सारा अन्वेषण ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। और इनमें जो और सारी कंपनियां हैं, ये भी कंपनियां अन्वेषण करती हैं, ऐसा नहीं है कि खाली यही करती है, और ये भी कंपनियां भी करती हैं। जैसे केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान है, केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CMPDI। CMPDI भी एक ये कंपनी है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, जिसको ONGC बोलते हैं, नाम आपने ONGC का तो सुना ही होगा लगभग। तो ये भी एक कंपनी है, ये भी खनन का काम करती है, अन्वेषण वितरण का भी काम करती है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, MECL है। पांचवी है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, NMDC। छठी है भारतीय खनन ब्यूरो, IBM। भारतीय खनन ब्यूरो तो शायद आपने नाम सुना ही होगा, ये भी खनन का काम करती है। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, ये गोल्ड, ये जो धात्विक है हमारे, इनको खनन करने का काम करती है, वितरण भी करती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये तांबा आपका निकालती है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को, जैसे नाल्को बोलते हैं शॉर्ट में, तो ये एल्यूमिनियम का खनन करती है। कोल इंडिया लिमिटेड, ये कोयले का करती है। और गेल इंडिया लिमिटेड जो है ये प्राकृतिक गैस का खनन करती है, उनका वितरण भी करती है और राशनिंग भी करती है, वो सारी चीज़ें। तो इन कंपनियों और बहुत सारी कंपनियां, खाली यही नहीं, इससे इतर भी बहुत सारी अन्य कंपनियां हैं। बहुत सारी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। और इस तरह से मेरा जो व्यू है वो ये है कि आप इन कंपनियों में जाएं। इन कंपनियों में जाने के लिए आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान, आपको भूगोल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और वो भी 60% MSc के साथ। 60% MSc अगर आप भूगोल से विषय से हैं तो आप इन कंपनियों में अच्छे से अप्लाई करें, और आपकी जो सैलरी है वो भी, और सुविधाएं हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पे मासिक वेतन मिलता है, तो बहुत अच्छा। यहाँ पे कंपटीशन भी ऐसा नहीं है कम है, बहुत बहुत हाई लेवल का कंपटीशन है। BTech M.Tech के बच्चे यहाँ पे फाइट करते हैं। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर ये सुने हैं, मतलब अनसुने हैं, हम लोगों ने सुने नहीं है। ये आपने पुलिस दरोगा के तो सुने हैं खूब, रेलवे के सुने हैं खूब, 4th D के, बस कहाँ जहाँ कहीं जॉब ना लगे तो 4th ग्रुप D है ना, है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, आप अगर MSc अच्छे खासे किए हैं तो यहाँ पर आइए, ये हमारा आधार है। आधारभूत संरचना में जब आप घुसेंगे, आप इन पदों पर पहुँचेंगे तो, और आप ऊर्जावान हैं, युवा हैं, आप यहाँ पे जब ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा आपका जीवन व्यतीत होने वाला है, ये समझ लीजिए। अब अगला हम चलते हैं सीमेंट क्षेत्र में जो कंपनियां कार्यरत हैं, अब हम उनको देखते हैं। इन सीमेंट बनाने वाली कंपनियों में जो टॉप 10 कंपनियां हैं, वो पहली कंपनी है जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड सीमेंट बनाने वाली कंपनियों में पहले नंबर पर है उत्पादन में। दूसरे नंबर पर है अंबुजा सीमेंट, सबने नाम सुना होगा अंबुजा सीमेंट का, विज्ञापन भी बहुत बड़ा बड़ा निकलता है अखबारों में भी, और टीवी चैनलों पे भी ये आपने देखा होगा, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। तीसरा है ACC लिमिटेड,
ये भी टॉप 10 में आती है। ये चौथी है श्री सीमेंट लिमिटेड। श्री का नाम भी, मकान आपने बनाए होंगे तो उसमें श्री सीमेंट आपको मतलब अपने घरों में ही लगाने को मिली होगी, वहाँ भी आपको श्री सीमेंट आपने अच्छी तरह सुनी होगी। डालमिया भारत लिमिटेड। छठी है बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये बिरला की सीमेंट है। सातवीं है इंडिया सीमेंट लिमिटेड, इंडिया सीमेंट लिमिटेड है। आठवीं है द रामको सीमेंट लिमिटेड। ये सारी कंपनियां, ये टॉप 10 कंपनियां हैं जो सीमेंट निर्माण करती हैं, और इन निर्माणों में नवी है ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड, और 10वीं है हाइडेलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड। तो ये जो टॉप 10 कंपनियां हैं, इन कंपनियों में जो केमिस्ट्री से एमएससी किए हुए बच्चे होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, उनका सिलेक्शन यहाँ इजीली होता है। और अच्छे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हो या इनऑर्गेनिक से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही जो केमिस्ट्री से किए हुए 50% 55% से ऊपर होने चाहिए। वहाँ पे आप इन कंपनियों में अच्छी तरह जा सकते हैं, और अपना, वो भी टेस्ट पास कर। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही गए और चले गए, हाँ भैया एमएससी हैं, नहीं, टेस्ट पास करना पड़ता है, बहुत कंपटीशन होता है तब जाके यहाँ। और इनकी जो सैलरी होती है वो भी 5 फिगर से नीचे नहीं होती। 5 फिगर से मतलब 1 लाख तक की समथिंग, मानो 1 लाख तक का इनको पैकेज मिलता है महीने का, मासिक का। तो आप समझ सकते हैं कि इनमें क्या प्रॉब्लम है जाने में। लेकिन ये ऐसे क्षेत्र हैं, छुपे हुए क्षेत्र हैं, और आप इनमें ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छे पैकेज भी मिलेंगे, सुविधाएं भी मिलेंगी, रहने खाने पीने का बहुत अच्छा बंदोबस्त भी होता है। तो मैं तो यही गाइड करूंगा कि आप पुलिस में जाने की बजाय आप यहाँ जाएं, यहाँ प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, एमएससी करें, और उसके बाद यहाँ चले जाएं। बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोर है, आप इसको बहुत अच्छा आपको सीखने को भी मिलेगा कि किस तरह से हम खनन करते हैं, किस तरह से हम जो कंपनियों में काम करते हैं। और इन कंपनियों में जो काम करने वाले अभ्यर्थी होते हैं, वो बहुत ही मतलब ऊर्जावान वहाँ चाहिए। अगर वहाँ का श्रमिक भी होगा, क्योंकि खदानों में काम करना पड़ता है, तो खदानों में काम ऐसे थोड़ी कि यहाँ का अकुशल मनरेगा में जो परात उठाने वाला है, मनरेगा में जो फावड़ा चलाने वाला है, वो आके वहाँ लग जाएगा, खदान कर लेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ का जो श्रमिक है वो भी एमएससी है, आप यकीन मानिए, वो भी एमएससी है, और वो भी 60% से ऊपर। तो वहाँ पे और एक टैलेंटेड व्यक्ति चाहिए। खदानों में टेम्परेचर का भी उसे अनुभव होना चाहिए, और उसे जो गैसों का भी अनुभव होना चाहिए, भूमि के अंदर की गतिविधियों का भी उसे अनुभव होना चाहिए। तो वहाँ जाहिर सी बात है, वहाँ पे टेक्निकल ही बंदा चाहिएगा, और ये अकुशल मजदूर नहीं चाहिए वहाँ पे। तो हमारा जो है इन कंपनियों में जाने का मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप इन कंपनियों में ट्राई करें, आप पढ़े लिखें, अच्छे मेहनत करें, और इन कंपनियों को फाइट करें और अच्छे पदों पर पहुँचें। अगला कोर सेक्टर में अगला है उर्वरक, और ये लास्ट टॉपिक है उर्वरक। उर्वरक की जो कंपनियां हैं, हम उन कंपनियों को देखेंगे। उन कंपनियों में जो सबसे पहली कंपनियां हैं, ये टॉप 10 कंपनियां हैं। ऐसा नहीं है कि यही कंपनियां हैं, इससे भी और हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं फर्टिलाइजर की। लेकिन ये वाली जो कंपनियां हैं जो मैंने यहाँ दिखाई हैं, वो टॉप 10 की कंपनियां हैं, जिनमें पहली कंपनी है चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, ये 1985 में बन के इसकी तैयार हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, और ये दिल्ली में है, ठीक है ना। ये नंबर फर्स्ट पे इसका उत्पादन है, इस वजह से ये नंबर रैंक 1 फाइट करती है। दूसरी है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये सिकंदराबाद में है। तीसरी है दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1979 में हुई थी, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। दोबारा से सुन लो, दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड 1979, महाराष्ट्र में। चौथे नंबर पर है फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावरकोल लिमिटेड, 1943 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये केरल में पड़ता है। पांचवी है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, 1976 गुजरात में इसकी स्थापना हुई थी। अगली है छठे नंबर की है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, 1962 में, इसमें गुजरात में इसकी स्थापना हुई थी। सातवें नंबर पे आती है
गुजरात फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड 1978 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। अगली है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसको इफ्को, इफ्को तो यूपी वाले और राजस्थान वाले सब जानते होंगे इफ्को का नाम। तो ये 1967 में इसकी नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसे क्रबको के नाम से जानते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है क्रबको, और क्रबको का खाद भी आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा। जो गांव के बच्चे हैं जहाँ यूरिया वगैरह लगाते हैं वो तो उन्होंने तो अच्छी तरह देखा है, समझा। तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी यूपी के अंदर। अगला है मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये 1966 में इसकी स्थापना हुई थी चेन्नई में। तो ये टॉप 10 की जो खाद बनाने वाली कंपनियां हैं, जो उर्वरक बनाती हैं, वो कंपनियां हैं। और ये जो इसमें सहकारी डिपार्टमेंट भी के अंदर भी काम करते हैं ये। तो इन कंपनियां कुछ लिमिटेड हैं, कुछ इसमें पार्टिसिपेट, वही जो मैं बताया था पहले कि कुछ सरकार का होता है और कुछ जो है निजी क्षेत्र भी इसमें जो है अपना शेयर लगाते हैं। तो कहने का मतलब है आप यहाँ भी जाएंगे तो आपको केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आप इन कंपनियों में भी अपना जो है रोजगार ले सकते हैं और बढ़िया पोस्ट पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही चले गए आप लेबर ही करेंगे, नहीं, इन बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हैं इसमें भी आप जाएं। ये वो क्षेत्र हैं जो छुपे हुए क्षेत्र हैं जो मैंने बताए, चाहे वो खनन के हों, बिजली उत्पादन की सारी कंपनियां हों, और चाहे वो उर्वरक की हो, चाहे वो सीमेंट की हो, प्राकृतिक गैस की हो, लोहे की हो। तो ये वो क्षेत्र हैं जिनमें बच्चा का जो ध्यान है वो इधर नहीं जाता है। और आप आओगे और अच्छे पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति इसमें फाइट करेंगे और कोशिश अपने कंपटीशन को यहाँ दिखाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जब ये कोर सेक्टर और लंबी छलांग लगाएगा। जैसे सेवा क्षेत्र ने उन्नति की है, विनिर्माण क्षेत्र ने उन्नति की है, तो ये हमारा कोर सेक्टर भी थोड़ा और उन्नति करेगा। और क्योंकि ये कोर है ना, ये जो कोर सेक्टर है ये जब आगे बढ़ेगा तो ये तीनों क्षेत्र, जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक के जो तीनों क्षेत्र हैं वो भी आगे बढ़ेंगे। आप ये सोचिए कि जब हमारा आधार ही जो मजबूत होगा तो उस पर आप बिल्डिंग तो आप कितनी बना लो, ये तो आपके ऊपर है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप इस कोर सेक्टर को समझें, कोर सेक्टर में जो नौकरियां हैं उनको देखें, और कोर सेक्टर, मेरा यही टॉपिक भी यही है, कोर सेक्टर में रोजगार के अवसर। तो अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, मेरा जो उद्देश्य है आप उसको अगर समझ रहे हैं, तो ये मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सार्थक होता है। और आप सबसे अब विनती चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत।